करेंगे आज। अब मैंने आपको कुछ बातें पहले से बताई हुई है। हम दो तरीके से टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को। एक तो होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स जो होता है उसमें दो तरीके के टैक्स आ जाते हैं, इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स। इनकम टैक्स किस पे लगता है? हमारी इनकम पे। और वेल्थ टैक्स लगता है वेल्थ पे। वेल्थ टैक्स अब सीए फाइनल में पढ़ेंगे, आईपीसीसी में नहीं पढ़ेंगे। इनकम टैक्स तो आप पढ़े हुए हैं। और अब मैं आपको इनडायरेक्ट टैक्स करा रही हूँ, जिस प्रोडक्ट पे लगता है इनडायरेक्ट टैक्स और किस पे लगता है? सर्विसेज पे। अब ये टैक्स तो हम पे कर रहे होते हैं मगर हम डायरेक्टली नहीं पे कर रहे होते हैं, हम इनडायरेक्टली पे कर रहे होते हैं। कैसे? अब आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, उस पे आपका वैट लग के आता है। आप वैट लग के प्रोडक्ट के पैसे देते हो ना, जो आप पे करते हो अमाउंट। तो आपने वैट तो पे कर ही दिया, बस डायरेक्टली नहीं पे किया, आपने शॉपकीपर को पे किया, शॉपकीपर आपकी तरफ से पे कर देगा। मगर आपके ऊपर ही बर्डन आया ना इनडायरेक्ट टैक्स का। तो ये जो टैक्स होता है आप इनडायरेक्टली पे कर रहे होते हो, मगर पे आप ही कर रहे होते हो। तो वैट जो कि आप पढ़ चुके हैं। फिर आप अब पढ़ेंगे सर्विस टैक्स के बाद एक्साइज, कस्टम, और सर्विस पे क्या लगता है? सर्विस टैक्स। और ये सर्विस टैक्स मैं आपको आज स्टार्ट कराने वाली हूँ। तो एज द नेम सजेस्ट, सर्विस टैक्स लगता है आपकी सर्विसेज पे। किस पे? सर्विसेज पे। अब मिस्टर एक्स है, ठीक है, और वो साइंटिफिक कंसल्टेंसी सर्विस शुरू कर रहे हैं, या साइंटिफिक कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। शुरू नहीं कर रहे हैं, पहले से प्रोवाइड करते हैं। और किसको प्रोवाइड करते हैं? मिस्टर वाई को। अब मिस्टर एक्स कौन हुए? सर्विस प्रोवाइडर। और मिस्टर वाई कौन हुए? सर्विस रिसीवर। अब सर्विस प्रोवाइडर जो होता है ना, वो टैक्स पे करता है। सर्विस प्रोवाइडर गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है, पर चार्ज किससे करता है? सर्विस रिसीवर से। तो इसका मतलब ये हुआ, जब मिस्टर एक्स मिस्टर वाई से अपनी सर्विसेज की वैल्यू लेंगे, उसमें सर्विस टैक्स को ऐड करेंगे और ऐड करके वैल्यू लेंगे। और जो इनवॉइस होगा उसमें सेपरेटली लिखा होना चाहिए कि इतना सर्विस टैक्स चार्ज होगा। तो एक तरीके से सर्विस टैक्स पे तो मिस्टर वाई नहीं किया, मगर इनडायरेक्टली किया, उनकी तरफ से मिस्टर एक्स ने दे दिया। आप ऐसे कह सकते हैं। तो आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि सर्विस प्रोवाइडर जो होता है वो सर्विस टैक्स पे करता है। सर्विस प्रोवाइडर पेज द सर्विस टैक्स। अब कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केस होते हैं और उसको हम बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सर्विस रिसीवर टैक्स पे करता है। कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में लिखे हुए हैं, उन केसेस में सर्विस रिसीवर टैक्स पे करता है। वैसे तो सर्विस प्रोवाइडर ही पे करता है, मगर कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जिसमें सर्विस रिसीवर पे करता है, और वो हम पढ़ेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। अब आगे फीचर्स करेंगे कुछ सर्विस टैक्स के। आई होप आपको थीम समझ आ गई हो सर्विस टैक्स की। सर्विसेज पे टैक्स लगता है सर्विस प्रोवाइड करने पे, और टैक्स पे करता है सर्विस प्रोवाइडर, मगर चार्ज करता है सर्विस रिसीवर से। तो इनडायरेक्टली सर्विस रिसीवर पे कर रहा होता है, और कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिसमें सर्विस रिसीवर ही टैक्स पे करता है सीधा। अब हम इसके फीचर्स करेंगे। सबसे पहला फीचर, इसमें कोई सेपरेट एक्ट नहीं। जैसे इनकम टैक्स पे इनकम टैक्स एक्ट होता है, वेल्थ टैक्स में वेल्थ टैक्स एक्ट होता है, सर्विस टैक्स एक्ट नहीं होता। बच्चे ने पूछा मैम फिर सर्विस टैक्स इम्पोज कैसे किया जाता है? तो सर्विस टैक्स इज imposed by amending
चैप्टर 5 ऑफ फाइनेंस एक्ट 1994, फाइनेंस एक्ट 1994। सेकेंड पॉइंट, जैसे इनकम टैक्स पे टीडीएस लगता है, इसमें कोई टीडीएस नहीं लगता, तो देयर इज नो प्रोविजन ऑफ डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स फ्रॉम सर्विस टैक्स। तो इसमें आप नो प्रोविजन को अंडरलाइन कर लेंगे। जैसे इनकम टैक्स में टीडीएस लगता है, सर्विस टैक्स में कोई टीडीएस नहीं लगता। थर्ड, यूनिफॉर्म रेट होता है सर्विस टैक्स का 12.36%। बच्चे ने पूछा मैम 12.36 का क्या मतलब है, तो रेट तो 12% होता है, इस पे प्लस 2% लगता है एजुकेशन सेस, प्लस 1% लगता है सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस, उससे बन जाता है 12.36%। वैसे तो सारी सर्विसेज पर यही लगता है, मगर आगे जाकर आप कुछ अबेटमेंट प्रोविजंस पढ़ेंगे, उसमें रेट थोड़ा सा चेंज हो जाता है कुछ सर्विसेज के लिए, अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। फोर्थ, जैसे डायरेक्ट टैक्सेस को सीबीडीटी एडमिनिस्टर करता है, डायरेक्ट टैक्सेस को सीबीडीटी एडमिनिस्टर करता है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसको सीबीईसी एडमिनिस्टर करता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, सीबीईसी। फिफ्थ, स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर। अब इसको ना एक एग्जांपल लेके करते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर ले लेती हूँ अभी मैं। मिस्टर एक्स है, उन्होंने साइंटिफिक कंसल्टेंसी सर्विस देनी स्टार्ट करी, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर में अर्न किया उन्होंने 4 लाख। कितना अर्न किया? 4 लाख। सेकेंड ईयर में 7 लाख। थर्ड ईयर में 11 लाख और फोर्थ ईयर में 6 लाख। अब फर्स्ट ईयर में 4 लाख, टैक्स नहीं लगेगा। सेकेंड ईयर में 7 लाख, टैक्स नहीं लगेगा। अब थर्ड और फोर्थ में टैक्स लगेगा। अब मैं आपको समझाती हूँ क्यों। थर्ड ईयर में जब उन्होंने क्रॉस कर दिया वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज, जब क्रॉस हो गई किससे? 9 लाख से, तो मिस्टर एक्स को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे ही 10 लाख क्रॉस हो जाएगा तो टैक्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो एग्जेम्पशन कब तक मिलती है? जब तक आपकी सर्विसेज की जो वैल्यू है वो 10 लाख क्रॉस नहीं करती। अब कैलकुलेट कैसे करते हैं उस पर अभी आपको ध्यान नहीं देना, वो हम बाद में देखेंगे, डिटेल में करेंगे। इस पे भी मैंने टॉपिक पूरा बनाया हुआ है, तब करेंगे डिटेल में। अभी बस आपको ये समझना है कि जब तक आपको 9 लाख पे रजिस्ट्रेशन करा लेनी होती है और 10 लाख के बाद ही आपका टैक्स लगना स्टार्ट होता है। अब बच्चे ने पूछा मैम फोर्थ ईयर में तो 10 लाख से कम है, तो क्या इस पे टैक्स नहीं लगेगा? तो नहीं, इस पे टैक्स लगेगा। अगर आपकी एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से क्रॉस हो चुका है, आपने उस पर टैक्स दिया है, तो उसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपको टैक्स देना ही है, जैसे ही आपकी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज आनी शुरू हो जाती है। तो अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपकी जो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज है वो 10 लाख से ज्यादा है, तो आपको उस फाइनेंशियल ईयर में टैक्स देना ही पड़ेगा। तो फोर्थ फाइनेंशियल ईयर में भी टैक्स लगेगा, क्योंकि थर्ड में 10 लाख से ज्यादा थी।
अब वो कैलकुलेट कैसे करते हैं वो मैं आपको भी नहीं बता रही हूँ, वो डिटेल में बाद में ही करेंगे, अभी तो मैं आपको फीचर्स बता रही हूँ। ये था कंसेप्ट आपका स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर। अभी तो मैंने आपको बस उसका थीम समझाया है, डिटेल में तो हम बाद में पढ़ेंगे उसे। अच्छा, फिर मैंने आपको जैसे कि बताया पहले भी कि जो टैक्स होता है वो नॉर्मली कौन पे करता है? सर्विस प्रोवाइडर। जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है वो पे करता है। और साथ में ही ये भी लिख लेना कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में इसकी एक्सेप्शन देखने को मिलती है, जिसमें कौन टैक्स पे करता है? सर्विस रिसीवर। तो अभी तक हमने 6 फीचर्स करे। पहला फीचर किया कि इसका कोई सेपरेट एक्ट नहीं होता। नेक्स्ट किया कि टीडीएस नहीं लगता। थर्ड किया 12.36% है, मगर बाद में आप कुछ प्रोविजंस पढ़ते हैं, अबेटमेंट प्रोविजंस, जिसमें आपको कुछ सर्विसेज में अबेटमेंट मिल जाती है और रेट चेंज हो जाता है। एडमिनिस्टर होता है सीबीईसी से। फिर आपने पढ़ा स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर पे कि अगर लास्ट ईयर में आपकी 10 लाख से क्रॉस कर गई है तो आपको इस ईयर में भी टैक्स देना है, और जब तक आपकी 10 लाख से क्रॉस नहीं करती तब तक आपको टैक्स नहीं देना। 9 लाख क्रॉस कर जाएगी तो आपको रजिस्ट्रेशन तो कराई लेनी है, मगर 10 लाख तक टैक्स नहीं देना। तो ये 9 और 10 की फिगर जरूर याद रखेंगे। बाकी इसको तो हम डिटेल में कैलकुलेशंस बाद में करेंगे। और 6th फीचर आपने क्या पढ़ा कि टैक्स पे करता है सर्विस प्रोवाइडर, और चार्ज किससे करता है? वो सर्विस रिसीवर से। इनवॉइस में अलग से लिखता है कि इतना मैं सर्विस टैक्स चार्ज कर रहा हूँ। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स कौन पे करता है? सर्विस रिसीवर। अब हम पढ़ेंगे अप्रोचेस। किसकी अप्रोचेस? सर्विस टैक्स की। सर्विसेज पे टैक्स कैसे लगाते हैं इसकी अप्रोचेस। इसकी दो अप्रोचेस होती हैं। सबसे पहली कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। हम कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच फॉलो करते हैं इंडिया में। अब वो अप्रोच क्या होती है मैं बताती हूँ आपको। कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच में सारी सर्विसेज पे टैक्स लगता है और एक नेगेटिव लिस्ट दी गई होती है जिस पे टैक्स नहीं लगता। इस नेगेटिव लिस्ट में वो सर्विसेज होती हैं, स्पेसिफाइड सर्विसेज, जिन पे सर्विस टैक्स नहीं लगता, और इनके अलावा सारी सर्विसेज पे टैक्स लगता है। वैसे कौन सी सर्विसेज पे टैक्स नहीं लगता ये मैं आपको बताऊंगी अलग से। मगर कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच क्या होती है मैं आपको ये बता रही हूँ। कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच के हिसाब से सारी सर्विसेज पे टैक्स लगता है और एक नेगेटिव लिस्ट में कुछ स्पेसिफाइड सर्विसेज होती है उन पे टैक्स नहीं लगता। हम फॉलो कौन सी करते हैं? कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। सेकेंड अप्रोच आती है सिलेक्टिव अप्रोच। सिलेक्टिव अप्रोच में कुछ सेलेक्टिव सर्विसेज होती हैं उन्हीं पे टैक्स लगता है। तो सेलेक्टिव सर्विसेज आर चार्जेबल टू टैक्स। एक समय था जब इंडिया में भी सिलेक्टिव अप्रोच फॉलो हुआ करती थी, मगर अब कौन सी अप्रोच फॉलो होती है? कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। सारी सर्विसेज टैक्सेबल है, नेगेटिव लिस्ट की सर्विसेज टैक्सेबल नहीं है, नेगेटिव लिस्ट दी गई है, और कुछ और भी अब दिया गया है, जैसे मेगा एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन दी हुई है, और कुछ 2-3 चीजें और है उन पे टैक्स नहीं लगता, वो मैं आपको अलग से बताऊंगी। ठीक है, अभी बस मैं आपको अप्रोचेस समझाने की कोशिश कर रही हूँ और ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारे इंडिया में कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच फॉलो होती है। और कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच में क्या लिखा है कि सारी सर्विसेज टैक्सेबल है सिवाय उनकी जो नेगेटिव लिस्ट में दे रखी है। ठीक है, और एक और फीचर था, ये फीचर ये है कि जो सर्विस टैक्स है वो जम्मू एंड कश्मीर पे नहीं लगता, तो इट इज एक्सटेंडेड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। इसको भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे अभी कुछ टाइम में।
अब हम एक बार शुरू से देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा। आइए, मैंने आपको पहले ये बताया कि दो तरीके के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स प्रोडक्ट और सर्विस पे लगता है, प्रोडक्ट पे वैट, एक्साइज, कस्टम, आप तीनों चीजें पढ़ेंगे जिसमें से आप वैट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और अब आप क्या पढ़ रहे हैं, सर्विस टैक्स, जो कि किस पे लगता है, सर्विसेज पे। सर्विस प्रोवाइडर टैक्स पे करता है, मगर चार्ज किससे करता है, सर्विस रिसीवर से, इनवॉइस में। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें सर्विस रिसीवर सीधा टैक्स पे करता है। फिर आपने फीचर्स पढ़े, सर्विस टैक्स में कोई सेपरेट एक्ट नहीं होता, टीडीएस नहीं लगता, यूनिफॉर्म रेट होता है 12.36% एक्सेप्ट फॉर दो सर्विसेज जिसमें अबेटमेंट प्रोविजंस होते हैं, और अबेटमेंट आपको मिल जाती है। सीबीईसी एडमिनिस्टर करता है सर्विस। स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर के लिए पढ़ा कि 10 लाख क्रॉस करने भी टैक्स लगना स्टार्ट होता है, और पिछले साल में अगर 10 लाख से ज्यादा सर्विसेज थी, आपकी वैल्यू थी सर्विसेज की, तो आपको इस साल भी टैक्स देना ही है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर थी। फिर ये तो आपने पढ़ ही लिया। अच्छा, जम्मू एंड कश्मीर में सर्विसेज के प्रोविजंस एक्सटेंड नहीं करते, इसका मतलब क्या है, इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या है, ये मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में। सर्विस टैक्स की दो अप्रोचेज होती है, कॉम्प्रिहेंसिव और सिलेक्टिव। कॉम्प्रिहेंसिव में सारी सर्विसेज पे टैक्स लगता है सिवाय नेगेटिव लिस्ट की सर्विसेज पे। सिलेक्टिव अप्रोच में कुछ सिलेक्टिव सर्विसेज पे ही टैक्स लगता है। अब आप लिख सकते हैं, मैं हर स्लाइड पे थोड़ा सा पॉज दूंगी, आप अपनी वीडियो को स्टॉप करेंगे और लिखना स्टार्ट करेंगे। पॉज कर लीजिए अपनी वीडियो। चलिए, लिख लिया होगा अब आपने, अब पॉज कर लीजिए। पॉज कर ले। चलिए अब आगे करते हैं। लिख लिया होगा अब आपने। अब लिखेंगे ट्रांजैक्शंस नॉट सब्जेक्ट टू सर्विस टैक्स। ट्रांजैक्शंस नॉट सब्जेक्ट टू सर्विस टैक्स। इसमें सबसे पहली ट्रांजैक्शन कौन सी है, स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स in the definition of term service. मैं बताऊंगी आपको सर्विस की डेफिनेशन क्या होती है आगे के टॉपिक्स में। नेगेटिव लिस्ट में जो सर्विसेज हैं वो मेगा एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में उसके बाद सर्विसेज प्रोवाइडेड आउटसाइड टैक्सेबल टेरिटरी। फिफ्थ, services provided by small scale service provider। अब जो बच्चे लिख रहे थे वो लिखना बंद कर दें, पहले मेरी बात सुने। मैं आपको सर्विस की डेफिनेशन बताऊंगी क्या होती है, और उस डेफिनेशन में से कोई स्पेसिफिक एक्सक्लूजन है तो उस चीज पे आपका सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। और जैसे कि पहले मैंने बताया आपको, नेगेटिव लिस्ट में जो सर्विसेज है उन पे सर्विस टैक्स नहीं लगता, मेगा एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में जो है उन पे नहीं लगता,
टैक्सेबल टेरिटरी के बाहर कुछ सर्विसेज प्रोवाइड हुई हैं तो नहीं लगता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जम्मू एंड कश्मीर एप्लीकेबल नहीं है सर्विस टैक्स। फिर स्मॉल स्केल सर्विस प्रोवाइडर, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है। Besides, exemption of service tax is also available in following cases. Service received by a unit located in special economic zone. Service received by a unit located in special economic zone फिर service received by import of technology. Service utilized for official as well as personal use of a foreign diplomat mission. Personal use of a foreign diplomat mission. Services provided by a technology business incubator. TBI or STEP, Science and Technology Entrepreneurship Park. तो ये आप देख रहे हैं कि लर्न करने का ही है। अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के किसी यूनिट से आपने कुछ सर्विसेज रिसीव करी है या इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी से सर्विसेज रिसीव करी है या फॉरेन डिप्लोमेट मिशन के लिए सर्विसेज कुछ यूटिलाइज की गई हैं या फिर स्टेप या टीबीआई से आपने सर्विसेज रिसीव करी हैं तो भी आपको एग्जेम्पशन अवेलेबल है सर्विस टैक्स से। जैसे कि आप देख रहे हैं ये लर्न करने का ही है और चारों ही पॉइंट्स में कुछ कंडीशंस है जो सेटिस्फाई होनी होती है, वो कंडीशंस आपको नहीं पढ़नी है। ये थियोरेटिकली ही आ सकता है, नहीं तो आपको ये पार्ट तंग नहीं करेगा, आप बस ये लर्न करेंगे। और हर पार्ट में ये जरूर लिखेंगे कि कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। वैसे तो ये मैंने लिखा हुआ है आपकी बुक में, तब भी अगर आप नोट्स बनाना चाहे तो अपने पास लिख सकते हैं। पॉज कर लीजिए, अब अपनी स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, लिख लीजिए।
अब हम सर्विस का मीनिंग समझेंगे। मीनिंग ऑफ सर्विस। सर्विस के मीनिंग में 5 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। सबसे पहला, एक एक्टिविटी होनी चाहिए। देयर शुड बी एन एक्टिविटी। दूसरा, सच एक्टिविटी should be carried out for a consideration. Such activity should be carried out by one person for another person. Service includes declared services. Services includes declared services. A few transactions are specifically excluded from the scope of term services. A few transactions are specifically excluded from the scope of the term service. From the scope of the term सर्विस। तो एक एक्टिविटी होनी चाहिए, उस एक्टिविटी के बदले कुछ कंसिडरेशन मिले। ये एक्टिविटी एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के लिए की हो। डिक्लेयर्ड सर्विसेज में ये एक्टिविटी, ये सर्विसेज इंक्लूड होती हैं। सर्विसेज में डिक्लेयर्ड सर्विसेज, कुछ ना सर्विसेज डिक्लेयर्ड होती हैं, वो मैं आपको ये पॉइंट जब बताऊंगी ना तभी बताऊंगी कौन सी सर्विसेज है। 9 सर्विसेज है, तो वो सर्विसेज में, इन डिक्लेयर्ड सर्विसेज को हम सर्विसेज में इंक्लूड करते हैं। फिर कुछ इसको, अच्छा ये तो बता रहे डिक्लेयर्ड सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं सर्विसेज में, फिर कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जिनको इंक्लूड नहीं करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं, वो पॉइंट 5 में बताया जाएगा। तो एक एक करके पांचों इंग्रेडिएंट समझेंगे। सबसे पहले फर्स्ट इंग्रेडिएंट समझते हैं, एक्टिविटी। पहले मैं लिखूंगी फिर आपको समझाऊंगी। इंक्लूड्स वर्क डन, deed done, operation carried out, execution of an act, provision of a facility, etc. तो ये कुछ एग्जांपल्स है एक्टिविटीज के। कुछ काम किया आपने, कोई डीड करी या कोई ऑपरेशन कैरी आउट किया या कोई एक्ट एग्जीक्यूट किया या प्रोविजन, कोई कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करी, इनको हम क्या बोलते हैं? एक्टिविटीज। क्या बोलते हैं? एक्टिविटीज। ठीक है, लिखना चाहते हो? पहले पहले ये लिख लो, चलो वीडियो पॉज करो अपनी। वैसे तो मैंने लिखा हुआ आपकी बुक में, तब भी अच्छा रहेगा कि आप लिख लें। अब सेकंड पॉइंट, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होता है? कंसिडरेशन होता है समथिंग in
रिटर्न इन रॉ टर्म्स कि अगर एक मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को साइंटिफिक कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करी तो उसके बदले में मिस्टर वाई उनको कुछ पे करेंगे, कुछ कंसिडरेशन देंगे। अब जो ये कंसिडरेशन होती है वो भी दो टाइप्स की होती है, मॉनेटरी कंसिडरेशन एंड नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशंस। दोनों को हम बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहले मॉनेटरी कंसिडरेशन। कैश, चेक, promissory note, bill of exchange, LOC, draft, pay order, traveler's check, money order, postal, electronic remittance, या एटसेट्रा लिख सकते हैं बस। देखो, मॉनेटरी का मतलब बस ये नहीं होता कि आपको सर्विसेज के बदले कैश मिल रहा है। मॉनेटरी में चेक भी आता है, प्रोमिसरी नोट भी आता है, बीओई भी आता है, बिल ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट मिल गया वो भी आता है, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, ट्रैवलर्स चेक, मनी ऑर्डर, पोस्टल, ये सब कुछ आता है। कोई भी ऐसा सिमिलर इंस्ट्रूमेंट आपका मॉनेटरी कंसिडरेशन में इंक्लूडेड हो, तो ये तो इजी था। नेक्स्ट आता है नॉन मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी का मतलब होता है इन काइंड मिल रहा है आपको कुछ, कंपेंसेशन इन काइंड। अब एग्जांपल्स लेते हैं, आइए। किंग लिख दिया मैंने। चलिए, अब मिस्टर एक्स एक ड्राई क्लीनर है और मिस्टर वाई फोटोग्राफर है। मिस्टर एक्स को फोटोग्राफ क्लिक करानी है और मिस्टर वाई को ड्राई क्लीन कराने हैं कपड़े। मिस्टर वाई ने कहा कि भाई तू मेरे कपड़े ड्राई क्लीन कर दे, मैं तेरी फोटोग्राफ क्लिक कर दूंगा। तो क्या ये कंसिडरेशन है? कैश तो नहीं दिया, मगर काइंड में तो कंसिडरेशन दी ना। तो ये एक कंसिडरेशन है, ये नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन है। तू मेरा काम कर दे, मैं तेरा काम कर देता हूँ। समझ आया? फिर से एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। मिस्टर एक्स एक ड्राई क्लीनर है और मिस्टर वाई एक फोटोग्राफर है। मिस्टर एक्स को फोटोग्राफ क्लिक करानी है, मिस्टर वाई को अपने कपड़े ड्राई क्लीन कराने हैं। तो मिस्टर वाई ने कहा तू मेरे ड्राई क्लीन कर दे कपड़े, मैं तेरी फोटोग्राफ क्लिक कर दूंगा। तो ये भी एक कंसिडरेशन है, ये नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन है। समझ आया? अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मिस्टर जेड सेक्टर 40 में फोटोग्राफर की शॉप खोली हुई है, उन्होंने फोटोग्राफ क्लिक करते हैं। और मिस्टर ए सेक्टर 48 में ड्राई क्लीनर है। अब मिस्टर जेड ने कहा कि मिस्टर जेड ने सोचा क्यों ना सेक्टर 48 में ड्राई क्लीनर की शॉप खोली जाए। मिस्टर जेड ने क्या सोचा, क्यों ना सेक्टर 48 में
ड्राई क्लीनर की शॉप खोली जाए। तभी मिस्टर ए ने सोचा कि क्यों ना सेक्टर 40 में फोटोग्राफर की शॉप खोली जाए। अब दोनों दोनों को पता चला कि ऐसे सोच रहे हैं। अब क्लैश हो जाएगा ना, अगर सेक्टर 40 में एक और फोटोग्राफर की शॉप खुल जाएगी तो कंपटीशन आ जाएगा। ये मिस्टर जेड नहीं चाहते थे, तो उन्होंने कहा देख भाई, तू मेरे यहाँ पे फोटोग्राफ की शॉप मत खोल और मैं तेरे यहाँ पे ड्राई क्लीनिंग की शॉप नहीं खोलूंगा, किस्सा खत्म। तो क्या ये कंसिडरेशन नहीं है? क्या ये कंसिडरेशन नहीं है? क्या ये कंसिडरेशन नहीं है? ये नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन है। ये क्या है? नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन। थर्ड पॉइंट करते हैं। मिस्टर बी, मिस्टर सी। मिस्टर बी एक इंटीरियर डिजाइनर है और मिस्टर सी रिसाइड करते हैं इन सेक्टर 14। अब मिस्टर बी ने सोचा क्यों ना सेक्टर 14 में अपना घर कंस्ट्रक्ट किया जाए। तो मिस्टर सी मिस्टर बी के पास गए, भाई मैं तो नहीं करने दूंगा, जो मर्जी कर ले, मैं कंस्ट्रक्ट नहीं करने दूंगा अपने घर के नेबरहुड में, तेरा घर मैं नहीं बनने दूंगा, चाहे तू जो मर्जी कर ले। तो मिस्टर बी ने कहा देखो लड़ाई की कोई बात नहीं है, हम एक चीज पे डिसाइड करते हैं, मैं आपके घर की इंटीरियर डिजाइनिंग करूंगा, उसके बदले में आप मुझे अपने नेबरहुड में अपना घर कंस्ट्रक्ट करने दो। फिर सुनो, मिस्टर सी रहते सेक्टर 14 में, मिस्टर बी ने कहा कि मैं इसके नेबरहुड में जाके अपना घर बना लेता हूँ। और मिस्टर सी बहुत जानी पहचानी वो थे, बंदे थे, पर्सन थे, बहुत फेमस, बहुत पहुंच थी। तो मिस्टर सी ने कहा देख मैं तेरा घर अपने नेबरहुड में नहीं बनने दूंगा, चाहे तू जो मर्जी कर। तो मिस्टर बी ने कहा देख लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं है, मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ, मैं तेरा घर डिजाइन करूंगा, उसके बदले में मैं मुझे अपने नेबरहुड में अपना मेरा घर कंस्ट्रक्शन करने दो। मिस्टर सी ने कहा चलो कोई बात नहीं, मान जाते हैं। तो क्या ये कंसिडरेशन नहीं है? मिस्टर सी का उनके नेबर अपने नेबरहुड में अपना उनका घर बनने देना सर्विसेज के बदले, क्या ये कंसिडरेशन नहीं है? ये एक नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन है, ये कंसिडरेशन इन काइंड है। इसको आप मनी, इसको हम मेजर कैसे करते हैं ये हम बाद में समझेंगे, ये इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको तीन चीजें बताई। पहले में मैंने कहा कि एक काम के बदले दूसरा काम कर देना। दूसरे में बताया कुछ काम ना करने के बदले दूसरा काम ना करना। फिर बताया कि सर्विसेज के बदले कुछ होने देना। जैसे मिस्टर सी ने कहा तू मेरे घर में नेबरहुड में घर कंस्ट्रक्ट कर ले, बदले में मेरा घर इंटीरियर जो डिजाइन है मेरा घर तू डिजाइन करेगा। ये भी एक कंसिडरेशन है, सर्विसेज के बदले आपने कुछ होने दिया, कुछ एक्ट को होने दिया, ये भी एक नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन। ठीक है, अब मिस्टर डी और मिस्टर ई। मिस्टर ई के पास एक लैंड है, वो उस पे घर बनाना चाह रहे हैं। मिस्टर डी ने कहा कि मैं इस लैंड पे 4 फ्लैट बनाऊंगा तेरे लिए, 4 फ्लैट बनाऊंगा तेरे लिए। पर कंसिडरेशन क्या है कि एक फ्लैट मिस्टर ई देंगे मिस्टर डी को। मिस्टर डी मिस्टर ई के लिए 4 फ्लैट्स बनाएंगे और इस सर्विस के बदले मिस्टर ई उसमें से एक फ्लैट मिस्टर डी को देंगे। ये कंसिडरेशन होगी। कैश में कोई कंसिडरेशन नहीं मिली, फ्लैट के बदले फ्लैट दे दिया गया। मैंने किसी के लिए 4 फ्लैट्स बनाए, ये सर्विस प्रोवाइड करी और उस बंदे ने उसमें से एक फ्लैट मुझे दे दिया, ये कंसिडरेशन हो गई मेरी। तो ये एक नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन है।
अब जरा चारों पॉइंट्स को देख लेते हैं, और मैं सजेस्ट करूंगी आप ये चारों ऐसे के ऐसे अपने रजिस्टर में लिख लें, नहीं तो बाद में आपको इन पॉइंट्स बहुत दिक्कत होगी। मिस्टर एक्स एक ड्राई क्लीनर है, मिस्टर वाई फोटोग्राफर है। मिस्टर एक्स ने कहा तू मेरे लिए फोटोग्राफ क्लिक कर दे, मैं तेरे लिए ड्राई क्लीन कर देता हूँ, तो ये कंसिडरेशन है। मिस्टर जेड ने कहा कि अगर तू मेरे एरिया में ड्राई क्लीनिंग की शॉप, फोटोग्राफर की शॉप नहीं खोलेगा तो मैं तेरे एरिया में ड्राई क्लीनिंग की शॉप नहीं खोलूंगा। मिस्टर बी ने कहा कि मैं आपका घर डिजाइन करूंगा, इसके बदले में आप मुझे अपने नेबरहुड में मेरा घर बनाने दो। फिर मिस्टर डी ने कहा कि मैं आपके लिए 4 फ्लैट्स बना दूंगा, मगर उसमें से एक फ्लैट मैं लूंगा, और उसके लिए आप मुझसे कोई कैश नहीं लेंगे, कोई कंसिडरेशन नहीं लेंगे। तो ये मिस्टर डी की कंसिडरेशन हो गई, वो एक फ्लैट मिस्टर डी की कंसिडरेशन हो गई। ये 4 किसके एग्जांपल्स थे? नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन के। तो मैंने आपको अभी तक जो 2 पॉइंट समझाए, सबसे पहले एक्टिविटी। एक्टिविटी में क्या आता है? वर्क डन, डीड डन, ऑपरेशन कैरीड आउट, एग्जीक्यूशन ऑफ एन एक्ट, प्रोविजन ऑफ फैसिलिटी, कोई फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है। कंसिडरेशन समथिंग इन रिटर्न, 2 तरीके की होती है, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी में कैश के अलावा ये चीजें भी आती हैं, इंपॉर्टेंट है ये बहुत, अभी हाईलाइट कर देंगे। नॉन मॉनेटरी में कंसिडरेशन इन काइंड होती है, उसमें मैंने आपको 4 एग्जांपल्स दिए, ये चारों एग्जांपल्स इसके हैं। अच्छा, इन नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन को हम कैसे वैल्यू करते हैं ये हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? इसके लिए रूल्स है। आप, अब मैं लेके जा रही हूँ, आप प्लीज ये लिख लेंगे। मैं 2 मिनट का 1 मिनट का पॉज दूंगी और फिर आप अपनी वीडियो को पॉज कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉज कर लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए। लिख लिया? पॉज कर लो। ये पॉइंट्स दे रखे हैं, आप एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, मगर आपको महसूस होती है दिक्कत आए तो ये चार्ट बना लो, जब भी दिक्कत आए वीडियो सुन लेना, आपको याद आ जाएगा, ठीक है? अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका एक्टिविटी मस्ट बी कैरीड आउट। एक्टिविटी must be carried out by a person for another person। अब इसमें हम पर्सन की डेफिनेशन समझेंगे, और ये पर्सन की डेफिनेशन वही है जो आपने इनकम टैक्स में पढ़ी थी। इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, सोसाइटी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP, फर्म, AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, BOI, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में CGSD दोनों आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। 9th, लोकल अथॉरिटी। और लास्ट, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये किसकी डेफिनेशन थी? आपकी पर्सन की डेफिनेशन थी। और ये आपने देखा कि ये वही पर्सन है जो आपने इनकम टैक्स में पढ़ा है, ये भी लिख लेंगे। फिर हम करेंगे डिक्लेयर्ड सर्विसेज। डिक्लेयर्ड सर्विसेज, अब सर्विस की डेफिनेशन की 2 इंग्रेडिएंट्स रह गए आपने, पहले लिख लो, ये पॉज कर लो अपनी स्क्रीन, लिख लिया? अब आपकी जो डेफिनेशन है सर्विस की, उसके 2 पॉइंट्स और रह गए। आपने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, आपका अब क्या क्या रह गया? एक तो डिक्लेयर्ड सर्विसेज रह गया, और ये ट्रांजैक्शंस जो एक्सक्लूड होती है वो रह गया। तो अब हम क्या करेंगे? डिक्लेयर्ड सर्विसेज करेंगे।